शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप लोग को शायद याद होगा कि हम लोगों ने गुल्म निदान हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग एक नया व्याधि शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हृदरोग निदान। उसको हम लोग देखेंगे और यह 29 नंबर का श्लोक 29 नंबर का अध्याय है। इसको हम लोग देखते हैं और आप लोग के पास पेशेंट आते ही होंगे हृदरोग के, तो हम लोग यह जरूर देखेंगे। और फिर जो माधव निदान में टीकाएं हैं विजय रक्षित जी द्वारा जो लिखी हुई मधुकोश टीका है और फिर मधुस्त्रवा टीका, यह हम लोग इस पर एनालिसिस भी करेंगे। तो अभी 29 चैप्टर शुरू हो रहा है। अथ हृदरोग निदानम। फिर बता रहे हैं कि पहला नंबर का श्लोक है कि अत्युष्ण गुर्वन्न कषाय तिक्त श्रमाभिघाता अध्यशन प्रसंगैहि सचिंतनैर्वेग विधारणैश्च हृदयामय पंचविधा प्रतिष्ठा। इसका मतलब यह है कि और जो इन्होंने हेतु बताए हैं यही मिलता है सारे हार्ट डिजीज में। जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट है ना, वो लोग मतलब मॉडर्न के कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वह इन सब को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद इनको मानता है हेतु। वो लोग यह देखते हैं कि हार्ट का डिजीज हो गया है, मरमर हो गया है, पाल्पिटेशन हो रहा है, फिर टैकीकार्डिया, फिर फिब्रिलेशन, और फिर मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन, बहुत सारे मिट्रल वॉल के प्रोलैप्स और ये सब देखते हैं। लेकिन वो लोग हेतु पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग बस ये बोलते हैं कि तेल ज्यादा खा लिया, तेल मिर्ची मसाला वाला ज्यादा चीज खा लिया तो हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में जो हेतु बताया है वह हेतु कहीं पर भी नहीं बताया है। अभी आप लोग देखिए इसमें क्या बता रहे हैं और फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अत्यंत उष्ण पदार्थ का सेवन अगर किया जाता है, भारी अन्न का सेवन किया जाता है, गुरु अन्न। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमने बहुत ज्यादा बड़ा पाव खा लिया। यहाँ पे क्या होता है कि बड़ा और पाव इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, लेकिन वह पचने में बहुत ज्यादा गुरु होता है। इसी तरह से फ्रिज का ठंडा ठंडा पदार्थ लेके और बासी पदार्थ लेके खा लिया गया, तो यह भी है भारी अन्न होता है, अग्नि को मंद करता है। इसी तरह से कसैला पदार्थ और तीखा पदार्थ जो वात प्रकोपक रहते हैं, कषाय रसात्मक और कटु रसात्मक पदार्थों का सेवन ज्यादा किया, फिर बहुत बहुत परिश्रम करने से, चोट लगने से, भोजन के पश्चात ही फिर भोजन करने से, मतलब अजीर्णाशन जिसको बोलेंगे या अध्यशन बोलेंगे, खाना खाने का टाइम बीत जाता है तब भी खाना खाया जाता है, या बहुत शोक करने से, काम शोक भयाद वायु जो बोला जाता है, तो साधक पित्त जो रहता है वह कहीं ना कहीं दूषित होता है और साधक पित्त हृदय में रहता है। तो बहुत शोक करने की वजह से, फिर मल मूत्र आदि वेग के रोकने से वातादिदोष प्रकोपित हो जाते हैं और हृदरोग हो जाता है। यह 5 प्रकार का होता है। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि वात से, पित्त से, कफ से, ये पृथक पृथक 3 हो गया, और सन्निपात से 1 और कृमिज 1। इस तरह से 5 तरह से यह हृदरोग हो जाता है। टीकाकार क्या बताते हैं कि गुल्मस्य हृदयम स्थानम उक्तम अतो हृदय संकीर्तनाद
धृत रोगारंभः प्रसंगः सातत्येन सेवा अत्युष्णादयो यथा योग्यम वातादिनम क्रमेश्च निदानमिति बोध्यम। इसका मतलब यह है कि हृदय में भी गुल्म हो जाता है, एक गुल्म का स्थान हृदय भी है, इसलिए वहां हृदय का निर्देश होने से गुल्म के पश्चात हृदय रोग का विवेचन करते हैं। मतलब एक न एक इनका रिलेशन रहता है कि हृदय रोग क्यों बताया है कि गुल्म गुल्म के बाद इसलिए बताया क्योंकि गुल्म हृदय में भी हो जाता है, कुछ ना कुछ रिलेशन, इसलिए क्रम का यहाँ महत्व है। प्रसंग अर्थात अत्युष्णादि आहार विहार का निरंतर सेवन करने से, चूंकि ये अत्युष्णादि आहार विहार वातादि दोषों के प्रकोप एवं कृमियों के उत्पादक होते हैं, मतलब कृमि भी उत्पन्न करते हैं अगर वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो यह समझना चाहिए। फिर बता रहे हैं अत्यंत उष्ण और गुरु अन्न कषाय और तिक्त पदार्थ अत्यंत परिश्रम करने से, हृदय प्रदेश में अभिघात होने से, अभिघात हो रहा है तो मानसिक अभिघात भी हो रहा है और शारीरिक भी हो रहा है, शोकादि घटनाओं के निरंतर अभिघात से, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रह रहा है और कंटिन्यू रह रहा है, बहुत ज्यादा अभी बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना कि वो डिप्रेशन में खाना पीना छोड़ के और लेटे रहते हैं बहुत दिन दिन तक, लो एनर्जी रहती है, लो एस्टीम, तो ऐसे की वजह से, फिर अध्यशन करने की वजह से, खाने पे फिर खाना खाने की वजह से, और अजीर्णाशन भी करने की वजह से, अजीर्ण है और तब भी खाना खा लिया, फिर निरंतर चिंतन करते रहने से, मल मूत्रादि के वेगों को रोकने से, आदि कारणों से निरंतर संपृक्त रहने से हृदय अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिससे 5 प्रकार का हृदरोग हो जाता है। तो जो बताया है वो 100% सही है। उसी तरह से बता रहे हैं कि हृदय बाधम पर कुर्वन्ति हृदरोगम तम प्रचक्षते। हृदरोग यह अति गंभीर स्वभावतः दारुण व्याधि है। हृदय की विकृति होना यह इसमें प्रधान लक्षण होता है। यह एक मर्माश्रित और मध्यम मार्ग का व्याधि है। मर्माश्रित संधियां जो होती हैं वो मर्मगत रहती हैं, तो मध्यम मार्ग का व्याधि है। हृदय यह जो मध्यम मार्ग की व्याधि होती है ना वो मर्म और संधि आश्रित रहती है, तो यह मध्यम मार्ग का व्याधि है। हृदय या रस रक्त विक्षेपण करके पूरे शरीर को नियमित रूप से इनका वितरण करने वाला अवयव है। रसव और प्राणव स्रोत का यह मूल स्थान है। पूरे शरीर को नियमित रूप से रक्त और पर्याय रूप से प्राणवायु की जरूरत रहती है। जीवन के सातत्य के लिए आवश्यक घटक भी हृदय द्वारा विक्षेपित रस के साथ पूरे शरीर में अणु और रेणु तक पहुंचते रहते हैं, मतलब एक एक सेल तक ये पहुंचते रहते हैं। हृदय की दुष्टि होने पर अर्थात हृदय में स्वभाव से ही अनेक गंभीर लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है। इनमें से कुछ लक्षण तुरंत व्यक्त होते हैं, कुछ लक्षणों की व्यक्ति के लिए अधिक काल लगता है। हृदय यह एक प्रधान मर्म होने से उस पर आघात अगर हुआ तो तत्काल प्राण हरण भी हो जाता है। हृदय यह एक मातृज अवयव है। उरस्त अवकाश में दोनों फेफड़ों के बीच इसकी अवस्थिति होती है। यह अवयव मांस धातु से घटित होता है। रस और रक्त इन दो शरीर धातुओं का प्रधान स्थान है, रस का भी है और रक्त का भी है। भले रक्त व स्रोत का मूल स्थान बताया है, हृदय यकृत और प्लीहा बताया, लेकिन रक्त का परिभ्रमण जो है, रक्त का पंपिंग जो है वो हार्ट से ही होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानता है और आयुर्वेद भी मानता है। और यह सिरा मर्म है, महासिरा मर्म है। उसी तरह से बता रहे हैं कि रस और रक्त इन दोनों शरीर धातुओं का प्रधान स्थान है। प्राण वायु और व्यान वायु, साधक पित्त और अवलंबक कफ, यह सब चीज हृदय आश्रित होकर अपने विशिष्ट कर्म करते हैं। हृदय यह मन का तथा ओज का भी स्थान है। ऐसे हृदय की अवयवाचक विकृति या हृदय की क्रिया में बाधा उत्पन्न होना ही हृदय रोग रहता है। मतलब उसका जो रिदम है, उसका कार्य है, उसमें बाधा उत्पन्न होना ही हृदय रोग है। हृदय रोग जिससे निर्मित होता है उसमें या हृदय आश्रित जो दोष धातु और मन ओज आदि भाव घटक है उनमें होने वाली दुष्टि से हृदय की बाधा होती है और हृदय रोग निर्माण हो जाता है। हेतु बता रहे हैं कि अत्युष्ण गुर्वन्न कषाय तिक्त क्षमाभिघाताध्यशन प्रसंग ही सचिंतनर्वेग विधारणश्च हृदयमय पंचविधा प्रतिष्ठा। ये हृदरोग माधव निदान में अभी मैंने पढ़ा, उसी को रिपीट किया है। व्यायाम तीक्ष्णाति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास गदातिचारा छर्दाम संधारण कर्षणानि हृदरोग कर्तनी तथा विघाता। यह चरक चिकित्सा स्थान जो त्रिमर्मीय अध्याय है, त्रिमर्मीय चिकित्सा स्थान है, उसमें 75 नंबर के श्लोक में चरक चिकित्सा स्थान में बताए। तो नित्य अति रुक्ष उष्ण गुरु कषाय तिक्त ऐसे पदार्थों का सेवन करना, मतलब अति रुक्ष पदार्थ का भी सेवन अगर किया जा रहा है बार बार
जैसे स्प्राउटेड चीजें खाई जा रही हैं, बिना घी के रोटी चपाती खाई जा रही है और कंटिन्यू खाई जा रही है, बहुत दिनों तक खाई जा रही है। उष्ण पदार्थों का, अति उष्ण पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, गुरु पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, कषाय और तिक्त पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, अति श्रम किया जा रहा है, अभिघात, पूरा प्रदेश में आघात हो रहा है या मानसिक आघात हो रहा है, फिर अध्ययन किया जा रहा है, अधिक चिंता किया जा रहा है, बहुत ज्यादा शोक और चिंता किया जा रहा है, अधारणीय वेगों को धारण किया जा रहा है, जैसे मल मूत्र और छींक उल्टी प्यास, जितने भी अधारणीय 13 वेग हैं, वेग जो अधारण करने के लिए मतलब रोकने वाले नहीं है, उनको धारण किया जा रहा है। वमन विरेचन और बस्ती का मिथ्या योग हो रहा है। छर्दी वेग विधारण, ये है कि उल्टी आ रही है और उसको एंटी एमेटिक ड्रग्स जैसे द्रव्यों से उसको रोका जा रहा है। तो ये हृदरोग के प्रधान हेतु है। कृमिज हृदरोग नाम का एक प्रकार वर्णित है, इसलिए कृमि भी, यह भी हृदरोग का एक कारण माना जाता है। अति चिंता, अति चिंतन, यह भी एक कारण होता है। प्रत्यक्ष में अधिक चिंता करने वाले संपन्न व्यक्तियों में, बुद्धिजीवी लोगों में हृदरोग अधिक प्रमाण में दिखाई देता है। अधिकांश राजकीय नेता लोग भी हृदरोग से पीड़ित रहते हैं। शारीरिक कारणों समान मानसिक प्रक्षोभ और चिंता, यह हृदरोग का प्रधान कारण होता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। और इसके प्रकार क्या है, तो हृदय में है पंचविधा प्रदेश, मतलब हृदरोग 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक और कृमिज। इस तरह से ये होता है। आगे हम संप्राप्ति पढ़ेंगे, उसके पहले मैं कंचन मैम को बुलाऊंगा। कंचन मैम, आपके पास हृदरोग के पेशेंट आते हैं क्या, और उसमें हेतु क्या मिलता है? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। ये हृदरोग के पेशेंट तो बहुत कॉमनली मिलते हैं सर यहाँ पे मुंबई में, और हेतु आपने जैसे बोले बिल्कुल ऐसे ही सेम मिलते हैं। जैसे मुंबई का लाइफस्टाइल जो है, एक तो स्ट्रेसफुल तो है ही, तो उसमें खान पान भी वैसे ही है इन लोगों का। मतलब जैसे एक तो रात्रि का जागरण मिलेगा आपको, सुबह एक तो कंप्लीट मतलब 12 बजे तक सोते नहीं है, और 3 बजे उठ के जॉब पे भी निकलना है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। मतलब पूरा अच्छे से नींद भी नहीं मिलता है, स्ट्रेस में रहते हैं। और खाने खाने पीने का तो यहाँ पे पूरा मतलब रेलचेल ही है ना पूरा, कि जैसे बहुत सारी चीजें मिल रही है खाने के लिए, तो ठीक है हम टिफिन नहीं लेके आएंगे, क्योंकि 3 बजे निकलना है, टिफिन नहीं लेते हैं, तो फिर बाहर का वड़ा पाव समोसा ये तो बहुत ही कॉमनली मिलता है, क्योंकि इजीली रास्ते पे मिल जाता है और इजीली खा लेते हैं लोग। टिफिन का मतलब मैं मेरे यहाँ पे देखती हूँ कि बिस्किट्स मेरे मेडिसिन के ज्यादा मेरी शॉप में बिस्किट्स रहते हैं पूरे इतने वैरायटी निकाली है हम लोगों ने कि बिस्किट की वैरायटी है। कोई मेडिसिन लेने की जगह पे बिस्किट्स मोर ऑफ लेके जाता है, मतलब पूरे महीने का वो किराना लेके जाते हैं, तो बिस्किट्स इतनी खाते हैं। दोपहर का लंच वो टिफिन लेके ही नहीं आते हैं, बस 2-3 बिस्किट पैकेट लेके जाते हैं बहुत सारे लोग। और चाय बिस्किट खाना ये उनका हेतु मिलता है। खाकरा यहाँ पे बहुत ज्यादा खाया जाता है, और जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह ये तो मिलता ही है। बहुत श्रीखंड और मिठाइयाँ खाने की भी बहुत आदत है सर यहाँ पे, तो चॉकलेट्स वगैरह भी खाना है, पेस्ट्री है, केक है। मतलब बोलते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हमें ये चीजें खानी है, पर हर महीने में उनके हर दिन बर्थडे किसी न किसी के आते हैं। कोई स्कूल गोइंग है उनके लिए, कोई फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव है, बिल्डिंग में सेलिब्रेशन होता है बहुत बहुत बार आजकल तो। और जैसे कोई भी फेस्टिवल आए या गणेश फेस्टिवल आए, अभी तो दिवाली आएगी, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा रेलचल होती है खान खान पीन की। पहले के जमाने में जैसे हम की चकली हम बस दिवाली में ही देखते थे, आजकल तो मुंबई में चकली के पैकेट हर दुकान में दिखते हैं। मोस्ट ऑफ जो फरसान हम दिवाली में बनता था और दिवाली में ही खाया जाता था, तो वहां पे कैसे हम हेमंत ऋतु के हिसाब से हमें वो डाइजेस्ट भी हो जाता था। पर अभी तो ये पूरे साल भर ये खाना होता है सर। मतलब खाना कम खाया जाता है जो हेल्दी वाला है, जैसे चपाती सब्जी रोटी दाल चावल ये कम खाया जाता है, पर ये बाकी चीजें बहुत खाई जाती है। वेग विदारण का हेतु मिलता ही है, जैसे यहाँ पे ट्रेन में जाने वाले लोग हैं, काम पे पहुंचना है और बीच में रास्ते में उतर भी नहीं सकते हैं लोकल से, तो यहाँ पे वेग विदारण का भी हेतु मिलता है। ऑफिस में बैठे हैं, एक ही टॉयलेट यूज हो रहा है बहुत, तो वहां पे फीमेल्स में भी बहुत कि नहीं गंदा टॉयलेट है तो जाती नहीं है बहुत बार। मतलब ये पूरे हेतु आपने जितने भी बोले हैं। और हाउस वाइफ में यहाँ पे मोस्टली जैसे सुबह जल्दी उठना है, पानी भरना है, तो दोपहर में सोना है। मतलब ये अगर पूरा हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं हम लोग, तो ये पूरे मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे उनको समझाना पड़ता है, ठीक है पानी भरना भी है तो आपको 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, फिर भी आप उसे
अच्छे से मतलब ये बाकी दोपहर में सोने की जरूरत नहीं है, तब आप जल्दी सो जाओ, रात में 10 बजे सो जाओ। पर ये नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे घर पे पहुंचते ही 12 बजे है, आधे से ज्यादा लोग 12 बजे पहुंचते हैं। तो मतलब ये सब हेतु मिलते हैं सर, और बहुत ही अच्छा मतलब हमारे शास्त्रों में इतना अच्छा लिखा है कि वो हमको देखने को मिलता है सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो फिर वो किस तरह का हृदरोग हो जाता है? आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो किस तरह के रोगी आते हैं हृदरोग के? सर मुझे जैसे कि डायग्नोसिस तो आपने ही वातज पित्तज कफज के हिसाब से तो आपने ही सिखाया मुझे। मैंने जब से आपको सुनना स्टार्ट किया तब से मुझे वात वाले भी मिलते हैं, पित्त वाले भी मिलते हैं, कफ वाले भी मिलते हैं, कफज मतलब जो भी दोषों के हिसाब से हम रुद्र देखेंगे। रुमीश तो मैंने नहीं देखा है, मुझे समझा भी नहीं शायद। अभी आप जैसे पढ़ाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी उसको भी हिस्ट्री लेने की। जैसे वायु वाला जो होता है, वायु के जो लक्षण हम देखते हैं उसी टाइप से लक्षण उसमें दिखते हैं, और उसी टाइप का आहार विहार भी दिखता है। तो सेम कफ वाले में भी वैसे ही मोस्टली कफवर्धक आहार विहार दिखता है उसका। जो विहार होता है बिल्कुल कि मतलब आलसी टाइप का पर्सन होगा, खाना बहुत ज्यादा खाएगा, या फिर जैसे मायोनीज खाया जाता है यहाँ पे बहुत बार, बहुत ज्यादा मात्रा में दूध वाली चीजें होती है, जैसे पनीर वगैरह हो गया, ये खाने में आता। पित्त वाले में भी बहुत सारे पित्त के लक्षण स्टार्ट होते हैं शुरू में, जैसे अम्ल पित्त जैसे होता है उसी लक्षण स्टार्ट होते हैं, और हृदय रोग उसी टाइप से हमको वो लक्षण भी उसी टाइप से मिलते हैं सर। थोड़े मिलते जुलते लक्षण होते हैं, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत वायु पित्त और कफ के हिसाब से डायग्नोसिस आ रहा है सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। आकांक्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? आकांक्षा श्रीवास्तव मैम शायद टिफिन बना रही हैं। डॉक्टर माधुरी गोले मैम, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलेंगी? अगर नहीं बोल, गंगवार सर आप कुछ बोलेंगे? और नहीं तो आप लोग सुनिए, हम संप्राप्ति पे बात करते हैं। संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति ऐसे बता रहे हैं कि दूसरा नंबर का श्लोक है। एक मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं तो दूसरा संप्राप्ति देखिए। संप्राप्ति और सामान्य लक्षण, इसमें ऐसे बताया कि दूषयित्वा रसम दोषा द्विगुणा हृदयं गताः हृदय बाधम प्रकुर्वन्ति हृदरोगम तम प्रचक्षते। मतलब कुपित हुए वातादि दोष हृदय में प्राप्त होकर रस को दूषित करके, यहाँ पे रस व स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है, तो यहाँ पर कुपित हुए वातादि दोष हृदय में प्राप्त होते हैं और रस को दूषित करते हुए हृदय में अनेक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इसको ही हृदरोग कहा जाता है। जितना भी हेतु बताया है वह सब रस व स्त्रोतस को ही दुष्ट कर रहा है, और रस व स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है। तो अगर जैसे कि अपाचित अन्न है, वह आहार रस में मिला, मतलब आम के रूप में मिला, तो वह जाके जाएगा हृदय में और हृदय की क्रिया को बाधा करेगा, क्योंकि वह जो आम होता है बहुत ज्यादा चिकट होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है। तो हृदय जो है वो पंपिंग नहीं कर पाएगा ऐसा दूषित रक्त को। अगर रस अच्छा रहेगा कंसिस्टेंसी में, तभी हृदय अच्छे से पंपिंग कर पाता है। वहां पे फिर हृदय में कार्य की बाधा उत्पन्न होती है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि तस्य संप्राप्ति सामान्य लक्षणम चाह दूषेयत्ये व्याधि दूषेत्वा रसमिति रसस्य हृदयाश्रयात्वात् विगुणः प्रकुपितः हृद्रोगमिति वाच्ये यद् बाधा ग्रहणम तद्दोष भेदेन बाधा वैचित्र्य ज्ञापनार्थम बाधा शब्देन चात्र नानाविधा पीड़ेति जज्जटः भंगवत पीड़ेति गयदासः हृद्रोगमिति वा शोकस्याय रोगेषु इति रोगे परे हृदयस्य हृदभावः अथवा हृदोरोगे हृदरोगः। मतलब हृदय रोग की संप्राप्ति और सामान्य लक्षण कहते हैं कि दूषेत्व इत्यादि रस का अधिष्ठान हृदय होता है। वह मूल स्थान भी बोले या अधिष्ठान बोले, हृदय होता है। अतः दोष जब रस को दूषित कर देते हैं तो विकृत रस से युक्त दोषों का प्रभाव हृदय पर अवश्य पड़ता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट निर्देश किया गया है द्विगुणाः। द्विगुणाः जब श्लोक बोल रहे हैं, ये श्लोक का चौथा शब्द देखिए, द्विगुणा बता रहे हैं। तो द्विगुणा का मतलब है कि कुपित हुए दोष। यहाँ पर हृदरोग न कहकर बाधा शब्द का प्रयोग किया गया है। हृदय बाधम प्रकुर्वन्ति, दूसरा श्लोक में सेकंड लाइन देखिए, हृदय बाधम प्रकुर्वन्ति। यह चीज जो है ना, यह मॉडर्न साइंस में इतना अच्छे से नहीं एलैबोरेट किया है। वो बोलते हैं कि वो डिसफंक्शन होता है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग होता है, लेकिन ये बाधा शब्द जो है यह बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे बाधा शब्द का प्रयोग हृदय प्रदेश में दोषानुसार अनेक प्रकार की विचित्र बाधाओं को सूचित करता है।
जेजेट के मतानुसार बाधा शब्द से अनेक प्रकार की पीड़ाओं का ग्रहण होता है। जेजेट ना अनेक तरह के पेन को बोलते हैं, हार्ट में जो पेन होता है, परंतु गयदास बाधा शब्द का अर्थ टूटने की सी पीड़ा कहते हैं। हृदरोगः वाक्शोष्यंग रोगेषु इत्यादि व्याकरण नियम के द्वारा रोग से परे रहते हृदय शब्द को हृत आदेश हो गया, अर्थात अथवा हृदोरोगः अर्थात हृदय के रोग को हृदरोग कहते हैं। पूर्वोक्त अत्युष्णादि कारणों से विकृत हुए वातादि दोष जब रस को विकृत कर देते हैं, तब उस विकृत रस के साथ मिलकर हृदय में पहुंच जाते हैं और वहां पर अधिष्ठित होकर हृदय के कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं पहुंचाते हुए हृदय को उत्पीड़ित करते रहते हैं। यहाँ पे उत्पीड़न शब्द बोला है, उत्पीड़ित करते रहते हैं, इसीलिए इसको हृदरोग कहते हैं। अभी हम इसके जो टाइप्स है वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा संप्राप्ति को और इलैबोरेट करता हूँ। मेरे पास मराठी की किताब है, मराठी को मैं हिंदी में देखते हुए बता रहा हूँ। इसमें बता रहे हैं कि दुष्ययित्वा रसम दोषा विगुणम हृदयम गताः हृदयम बाधा प्रकुर्वन्ति हृदरोगम तम प्रचक्षते। जब ये बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्व कारणों से प्रकुपित हुए दोष वातादि दोष रस दुष्टि करते हैं। ये दोष रसानुगत होके हृदय में आते हैं। चिंता आदि कारणों से विगुण हुए हृदय में जब इन प्रकुपित दोषों का संग होता है, तब ये हृदरोग उत्पन्न हो जाता है। हृदय बाधा शब्द से यहाँ स्थान विकृति तथा हृदय के प्राकृत कर्म में बाधा आना, ये दोनों घटनाएं अपेक्षित होती हैं। चिंता वगैरह कारणों से हृदय स्थान में वैगुण्यता आ जाती है, हृदय के प्राकृत कार्य में वैगुण्यता आ जाती है, हृदय में दोष का संग होता है और इससे हृदरोग होता है। और इसमें दो टाइप होते हैं, एक हृदय अवयव विकृति जन्य मतलब एनाटोमिकली उसमें डिफेक्ट आता है, और दूसरा हृदय के कर्म में विकृति, फिजियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं तो वो पैथोलॉजी होने लगती है। मतलब वहां पे हृदय के कर्म में विकृति मतलब एनाटोमिकली वहां पे डिफेक्ट होने लगता है, जैसे वॉल का प्रॉब्लम हो गया या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया या फिर, और एक कर्म में विकृति होने लगती है। दूसरा बताते हैं कि स्व कारणों से वाताति दोष प्रकोपित हो जाते हैं और वाताति दोष प्रकोपित होकर रस की दुष्टि करते हैं। रसानुगत प्रकोपित हुए विगुण हुए दोष हृदय में प्रवेशित करते हैं, हृदय में दोष संग होता है और इससे हृदरोग होता है। फिर ये बदल रहे हैं कि और इसके बाद सामान्य लक्षण बताए हैं। तो सामान्य लक्षण ऐसा बता रहे हैं, चरक संहिता में बताए, माधव निधन में सामान्य लक्षण बताए, इसमें विशेष लक्षण बताए। तो इसमें सामान्य लक्षण बता रहे हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान 26 चैप्टर जो त्रिमर्मीय चिकित्सा है उसमें 76 नंबर का श्लोक है। उसमें ऐसा बता रहे हैं कि वैवर्ण्य मूर्छा ज्वर श्वास हिक्का श्वास्य आस्य वैरस्य त्रिषा प्रमोहा छर्दी कफोत्क्लेश रुजु अरुचिश्च हृदरोगजाः स्युर्विविधास्तथान्ये। मतलब त्वचा के वर्ण में बदल हो जाना, अर्थात त्वचा निस्तेज हो जाता है, पांडु वर्ण का हो जाता है, श्याव व कृष्ण वर्ण का हो जाता है, मूर्छा आती है, ज्वर होता है, कास होता है, हिक्का होता है, श्वास होता है, आस्य वैरस्य होता है, तृष्णा लगती है बहुत ज्यादा, मोह होता है मतलब विषय ज्ञान ठीक तरह से नहीं हो पाता, छर्दी होता है, फिर कफस्टीफन होता है, रुजा होती है, हृदय प्रदेश में वेदना होती है, अरुचि होता है। ये लक्षण हृदरोग में मिलते हैं। हृदरोग में केवल उपयुक्त वर्णित लक्षण ही मिलते हैं ऐसा अर्थ नहीं है, इन लक्षणों के साथ साथ अनेक अन्य लक्षण भी मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर विविध तथान्य यह शब्द से स्पष्ट है। संप्राप्ति में वर्णित हृदय की बाधा उत्पन्न होना यह हृदय रोग की प्रमुख घटना होती है। मतलब हृदय की जो कार्य पंपिंग है वह उसमें विकृति होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यह हृदय रोग की प्रमुख घटना है। हृदय और तत्संबंधित भाव विशेष इसके विकृति जन्य लक्षण हृदरोग में उत्पन्न होते हैं। हृदय जिस मांस से निर्मित है उस मांस की विकृति होने से रस विक्षेपण कार्य जो होता है, रस का विक्षेपण होता है, पूरा शरीर में होता है, तो वह जो कार्य होता है वह विकृत होने लगता है, रस का विक्षेपण, और उसके कार्य में बाधा हो जाती है। तो उसके वजह से ध्वनि विकृति जो फिब्रिलेशन बोलते हैं, मरमर बोलते हैं, फिर उसके बाद में ये बोलते हैं एरिथमिया बोलते हैं, ये सारे ध्वनि विकृति आ जाती है, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर रक्त की दुष्टि होने से वैवर्ण्य, तो रस की दुष्टि के कारण ज्वर होता है, मतलब रक्त की दुष्टि भी, रस और रक्त दोनों हृदय के उधर जाते हैं, तो रक्त की दृष्टि से शरीर में कलर चेंज हो जाता है, वैवर्ण्यता आ जाती है। रस दुष्टि की वजह से ज्वर, तृष्णा, मोह, शोथ, कफोत्क्लेश, अरुचि और छर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अभी अनुरिता मैम की एक रिलेटिव आई थी,
तो 2-3 दिन पहले, तो उनको कफोत क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा था और उनको तृष्णा भी लग रहा था, अरुचि भी हो रहा था, छर्दी भी हो रहा था। तो मैंने अपना डायग्नोस किया कि इनको रसवस्त्रोतस की दृष्टि है और फिर मैंने लंघन कराना शुरू किया, तो उनका लंघन कराने से ये सारे सिम्टम्स कम होने लगे। तो दोष दृष्टि का अगर विचार करें तो प्राणवायु की विकृति से दोष दृष्टि अगर देखें तो प्राण भी है, व्यान भी है, फिर साधक पित्त भी है, अवलंबक कफ भी है। तो प्राणवायु की विकृति से श्वास, कास, हिक्का और मोह ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। व्यान वायु की अगर विकृति हो जाती है तो हृत स्पंद मतलब पाल्पिटेशन होने लगता है, रक्त विक्षेपण में बाधा आती है, इसी रक्त विक्षेपण बाधा के कारण शोथ उत्पन्न हो जाता है। फिर साधक पित्त की दृष्टि हो जाती है, वहां पर साधक पित्त भी है, तो वहां उसकी दृष्टि से हृत स्पंदन, छोटी सी बात से भी डर जाना, आत्मविश्वास कम हो जाना, ऐसे अनेक लक्षण मिलते हैं। जब अवलंबक कफ जो है, अवलंबक कफ की दृष्टि होने से हृदय का विस्तार होता है, हृदय व्यास मतलब कार्डियोमेगैली या अवलंबक कफ की दृष्टि से होता है। ओज दृष्टि के कारण व्यवरणता, ओज भी रहता है हृदय में, तो ओज दृष्टि की वजह से व्यवरणता आती है, मोह होता है, मूर्छा होता है, आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर मन भी रहता है, तो मनोदृष्टि की वजह से डर लगता है बहुत ज्यादा, एंजाइटी ऐसे फीलिंग होने लगती है, उत्साह नहीं होता है, अंग साध होता है, ऐसे अनेकविध लक्षणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब हृदय व्यास बोलते हैं कार्डियोमेगैली, तो हृदय का विस्तार हो जाना, यह बात का लक्षण ऐसा लगता है, हमें लगता है कि जैसे वहां पे वायु विकृत हो गया इसलिए हृदय व्यास हो गया, परंतु अगर मूलतः देखा जाए तो वहां अवलंबक कफ का अवलंबन का कार्य बिगड़ जाने से हृदय स्नायु का सहनन कम हो जाता है और वह शैथिल्य हो जाता है। अगर आप लोगों ने पैथोलॉजी की बुक्स में देखा होगा, जो कार्डियोमेगैली के जो पिक्चर्स है उसको जब अगर देखते हैं ना तो वहां पे शिथिलता आ जाती है, सारे जो हार्ट के कार्डियक मसल्स हैं वो शिथिल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। हृदय स्नायु जिससे निर्मित होता है, ऐसे स्नायु का सहनन कम होने से हृदय का आकार बढ़ जाता है, यह बात ध्यान में लेनी पड़ेगी। उसी तरह वायु तो है लेकिन वहां पे शिथिलता ज्यादा, शिथिल मतलब लूज पड़ जाना, शिथिलता हो जाती है। उपयोग सभी लक्षणों का समावेश हृदय रोग के सामान्य लक्षण में करना चाहिए, अन्यथा हृदय रोग के अनेक रुग्णों में मिलने वाला जो प्रायशः शोथ है, हृदय द्रवता मतलब पाल्पिटेशन है, हृदय ध्वनि विकृति, हृदय ध्वनि विकृति मतलब जब हम ऑस्कल्ट करते हैं स्टेथोस्कोप से या डॉपलर से, तो हमें उसमें ये पता चलता है कि मरमर है या उसमें मतलब अलग फिब्रिलेशन हो रहा है या फिर अरिथमिया हो रहा है, तो यह सब विकृति आ जाती है, तो ऐसा हमें भासमान होता है। हृदय रोग के अनेक रुग्णों में यकृत वृद्धि भी यह लक्षण मिलता है। हृदय अगर विकृत होगा तो उसका इफेक्ट लिवर पे भी होता है, तो हृदय रोग की रक्तगतावस्था ये लक्षण है ऐसा मानना उचित होगा जब यकृत वृद्धि हिपैटोमेगैली दिखेगा। तो इसी प्रकार हृदय से संबंधित किसी भी भाव पदार्थ की दृष्टि होना यही हृदय रोग में अपेक्षित है। केवल मन की विकृति हो तो व्यवहार में उस व्यक्ति को हृदय रोग है ऐसा ही शब्द प्रयोग किया जाता है। हृदय रोग के सामान्य लक्षणों का अभ्यास करते समय और भी एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सभी लक्षण एक ही रुग्ण में एक साथ नहीं मिलते हैं, इनमें से 2 लक्षण मिलेंगे या अधिक लक्षण मिलेंगे। यदि हृदय बाधा है तो कहा जा सकता है, तो वह फिर बोलेंगे कि वो हृदय रोगी है, मतलब कार्डियक पेशेंट है। दोषानुसार भी लक्षणों में बहुत वैविध्य मिलता है। वात प्रधानता अगर होती है तो ध्वनि विकृति आएगा, फिर वर्णता आएगा, श्वास लगेगा जो कॉर्परमनल बोलते हैं, मतलब श्वास लगता है, हार्ट डिजीज भी होता है और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, कॉर्परमनल। सीओपीडी वगैरह जो रहते हैं ना उसका इफेक्ट हार्ट पे आता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो बोलते हैं सीओपीडी। विशेषतः आयशेन श्वास, थोड़ा भी चलेंगे, थोड़ा सीढ़ियां चढ़े तो सांस फूलने लगता है। फिर कास, हृदशूल, हार्ट में पेन होना, यह आदि लक्षण अधिकतर होते हैं। अब हार्ट पेन होना तो मायोकार्डियल इंफाक्शन की वजह से हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से हो सकता है। उसी तरह से कफ प्रधानता अगर होती है तो श्वास का शोथ, हृदय द्रवता, दौर्बल्यता आदि लक्षण मिलते हैं। संक्षेप में फिर से एक बार कहना हो तो हृदय बाधा और उपयोग वर्णित तज्जन्य लक्षणों के आधार पर ही हृदय रोग का निदान कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर आकांक्षा मैम, मोनिका मैम, कुछ आप लोग बोलेंगे? डॉक्टर वर्षा प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। प्रणाम सर। सर आपने अभी बहुत सारे अच्छे मतलब पूरे डिटेल्स में अभी लक्षण जैसे बताए हैं सर, उसमें अलग अलग हम लोग देखते हैं कि सर मतलब एरिया वाइज, जैसे अभी कंचन मैम ने अपने एरिया का
जो भी चीजें बताई सर वो बहुत खास हेतु मिलते हैं। वैसे ही सर यहाँ पे जो हेतु मिलते हैं ना सर, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स में मतलब एकदम डायरेक्टली आपको कंप्लेंट लेके ऐसे पेशेंट नहीं आते हैं सर, लेकिन जो क्रॉनिक बहुत सालों से जो बच्चे आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वहाँ पे बहुत मतलब 6-6 घंटे तक, 5-5 घंटे तक कंटिन्यूस 2-2 घंटे की क्लासेस रहती हैं, तो बच्चों को लगातार पढ़ना पड़ता है, तो वेग विधारण वगैरह बहुत रहता है। फिर खाने पीने का कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट्स का वो नहीं रहता है सर। अभी इतनी सी एज में ही 24-25 एज में ही वो लोग का खाने का मतलब लिटरली जब एक ही टाइम का खाना मुश्किल से रहता है, क्योंकि फिक्स है यहाँ पे जलेबी समोसा नाश्ते में फिक्स रहता है दही के साथ। तो वो मतलब एक हेतु यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। फिर वेग विधारण यहाँ पे मिलता ही मिलता है। और शाम के टाइम पे जब ये लोग आउटिंग के लिए सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, सब पूरा भीड़ लगी रहती है और सबके सबसे जूस की दुकान पे रुके रहते हैं, जूस की दुकान पे। और उसके बाद आजकल जैसे मोमोज वगैरह, तो सबके मतलब प्रकृति के हिसाब से चॉइसेस भी अलग रहती हैं। कुछ कुछ पानी पूरी के शॉप्स ज्यादा भरी रहती हैं, कहीं कहीं पे आपको दिखेगा जूस की शॉप ज्यादा भरी रहेंगी। तो इस हिसाब से सर अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और सर ओपीडी में कई बार सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमको कि मतलब मेन हृदरोग तक तो अभी बहुत दूर होते हैं, लेकिन पेशेंट्स अपनी ही चीजें समझ नहीं पाते हैं। कई बार जैसे आप जैसे रसवा स्रोतस की मेन विकृति यहाँ पे होती है, तो कई पेशेंट्स को यही नहीं पता चल पाता है कि प्रमेह के वो पूर्व लक्षण पे आ चुके हैं, लेकिन वो लोग अपना सेम खाना पीना वैसे ही रखते हैं। और यहाँ पे जलेबी इमरती का बहुत प्रचलन है, जो कि डेली में ही लोग खाते हैं नाश्ते में, और रात को इमरती का टाइम रहता है। तो मीठे के बहुत प्रेमी हैं, और दही बहुत कॉमन है यहाँ पे खाना। दही मतलब मैक्सिमम हर घर में दही मतलब चलते ही चलता है सर। किसी को मतलब ये नहीं पता रहता है इवन कि दही कितना एक श्रोतावरोध का कारण बन सकता है आगे चल के। तो ये भी सर बहुत कॉमन लक्षण मिलता है। तो जो पेशेंट्स आते हैं सर उनमें मतलब प्रवृत्ता बहिल मूर्ता जो हम बोलते हैं, वो मतलब पानी एक तो ज्यादा पीते हैं सुबह में, कि नहीं सुबह उठ के पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए एक, और उसके बाद फिर यूरिन ज्यादा होना ये भी उनको नॉर्मल लगता है। मतलब अगर रात में जैसे अगर पूछा जाए कि यूरिन के लिए कितनी बार उठते हैं पेशेंट्स में, तो कई पेशेंट बोलते हैं हाँ 3-4 बार उठते हैं, लेकिन वो उनको साधारण लगता है सर। तो ये सारी चीजें होती है सर, क्योंकि और कुछ पेशेंट सर ऐसे मिलते हैं सर कि जहाँ पे जो लक्षण होते हैं ये डायरेक्टली एक पे तो इशू कर ही रहे हैं। जैसे पाल्पिटेशन से बहुत कॉमन लक्षण देखने के लिए मिलता है ऐसे पेशेंट्स में, जहाँ पे ये संप्राप्ति थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि ये अभी किस तरफ के लिए जा रही है। कुछ पेशेंट्स जिसमें संप्राप्ति हार्ट की तरफ जा रही, हृदय की तरफ जा रही है, और उनमें सर अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोध की हिस्ट्री है, या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, या फैमिली हिस्ट्री की वजह से आ रहा है, तो वहां पे किडनी की तरफ ये संप्राप्ति वृक्क की तरफ जाते हुए सर हार्ट पे भी ये शो करती है। और साथ ही साथ में सर ये लक्षण जैसे हम लोग देखते हैं कि वेग विधारण में मैक्सिमम सब में हृदय का कहीं ना कोई लक्षण बताया हुआ है। तो ये हृदय द्रव्य जो ये लक्षण होता है सर, ये पेशेंट में सबसे ज्यादा मिलता है, जहाँ पे ब्लड प्रेशर का भी बहुत मतलब हिस्ट्री है पेशेंट में, और क्रोध की बहुत हिस्ट्री है, या पित्तवर्धक आहार विहार की बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, रात्रि जागरण की हिस्ट्री है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी सर वो जो संप्राप्ति वो सीधा हृदय रोग की तरफ जाती है, और वो पाल्पिटेशन ये लक्षण कई पेशेंट्स में ज्यादा मिलता है। और सर श्वास के भी जो पेशेंट होते हैं वो भी बहुत अपने आप को कैजुअली लेते हैं कि हाँ हमको 4-5 साल से है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता है कि यही लक्षण आगे चल के आपको हृदय रोग में जाके कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हर चीज को बहुत कैजुअली लेते हुए जो ये मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने वाली जो प्रथा है सर, ये बहुत हानिकारक होती है हृदय रोग के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेशेंट में संप्राप्ति आगे बढ़ा देती है, और फिर ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये एमआई वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं सर। सर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर, अभी आपने जो भी शॉर्ट्स में बताया सर, बहुत सारी देखने के लिए मिली। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर अंजना मैम, मोनिका मैम, आप लोग कुछ बोलेंगी? आप लोग का कुछ मत है तो बोलिए। आरती शर्मा मैम, आप कुछ बताइए। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर विकास जी, डॉक्टर माधुरी मैम, नवजोत कौर मैम, शशि तिवारी मैम, कुछ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम सभी को। सर मैंने अपनी फैमिली में ही देखा है सर, मेरे फूफा जी की अभी लास्ट ईयर डेथ हुई थी, और वो बिल्कुल हेल्दी थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कभी उनको फीवर भी नहीं हुआ लाइफ में। और अचानक से उनको एक दिन काम करते करते चेस्ट पेन हुआ, और उनको लेके गए। वहां पे पता चला कि 100% ब्लॉकेज है, एक आर्टरी, एक उनके हार्ट की उसमें, और 2 में भी अच्छी खासी ब्लॉकेज थी।
तो डॉक्टर ने बोला कि तीनों आर्टरीज ब्लॉक है, मुझे तीनों में इमीडिएटली स्टेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि मैसिव हार्ट अटैक था। तो उसमें वो दे कुड नॉट वेट कि वो उसके लिए बाईपास के लिए वेट कर लें, तो उनको बोला कि हमें स्टेंट ही डालना पड़ेगा। उसमें एक में कैल्सिफिकेशन भी हुआ था बहुत ज्यादा, उसमें स्टेंट भी नहीं डल पाया, बैलूनिंग किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में वो एक्सपायर हो गए। मतलब ही वाज सो हेल्दी कि कोई भी बिलीव नहीं कर पाया कि ऐसा हुआ क्या। मतलब ही नेवर हैड एनी सिम्टम्स, कुछ भी, कभी भी सांस चढ़ना, कुछ भी, कोई तकलीफ उनको नहीं होती थी। तो अचानक से क्या हुआ। तो सर उस टाइम पे तो क्योंकि टाइम ऐसा था तो हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर पाए। बाद में धीरे धीरे करके पता चला कि फूफा जी दूध पीना पसंद नहीं करते थे। तो मेरी बुआ क्या करती थी कि वो आधा किलो या 1 किलो दही जमा देती थी उनके लिए, उनका जो दूध उनको पीना है उसके लिए दही जमाती थी। और वो डेली उसको मतलब चर्न करके और वो लस्सी बना के और 2-2 ग्लास रोज पीते थे। तो यही, और वो कई साल से ऐसा ही कर रहे थे। तो सर ये एक बहुत बड़ा हेतु मेरे को मिला उसके अंदर। और उसके मतलब उस, क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं था कि इससे ऐसा भी हो सकता है, और उसने इतनी ज्यादा ब्लॉकेज कर दी और फिर कैल्सिफिकेशन जगह जगह से उनकी, मतलब ये एक मैंने इसमें देखा एक पेशेंट के अंदर। ये मतलब अपने उसमें ये एक एक्सपीरियंस रहा। नहीं, केवल लस्सी पीना ही नहीं हेतु होगा, और भी होगा, वेग विधारण का होगा, सर रात्रि। वेग विधारण का चांस मुझे कम लगता है, बट हाँ सर ये है कि मे बी ऑयली फूड इनटेक भी बहुत ज्यादा होगा उनका, मतलब ऑयली इन द सेंस कि घी वगैरह खाना वो रहा होगा। वेग विधारण सर हो सकता है हो, अभी तो वो नहीं है तो बोल नहीं सकते कि वही बता पाते ये चीज तो, कि कभी उन्होंने ऐसा किया था क्या। तो रात्रि जागरण होगा, और भी हेतु बहुत सारे होंगे। सर वो बहुत ही ज्यादा ना शांत और मस्त रहने वाले इंसान थे। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जो टेंशन ले, कभी गुस्सा करना, कभी स्ट्रेस लेना, ये सब नहीं था। रात को जागना नहीं। वो कि टीचर थे सर, उनका बहुत ही इजी सा जॉब था, बहुत ऐसा नहीं, लेक्चरर थे मतलब वो हिंदी के। तो बहुत ऐसा कोई वो नहीं था उनका कि मतलब बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस लेना है या ये, ऐसा कुछ भी नहीं था उनका। तो वो, और कोई रीजन मुझे मिला नहीं, मेरे को ये वाला मेन रीजन उसके अंदर मिला सर। तो वो गाढ़ा दही में पतला करके वो एक दही ही लेते थे ना एक सर तरह। वो बहुत ज्यादा, हाँ वो बहुत पतला नहीं करते थे सर। वो तो बस वो मतलब हल्का सा उसको चर्न किया, थोड़ा पानी डाला, चीनी या नमक डाला और पी लिया, वो ऐसे। एक दही ही हो गया ना वो पूरा। हाँ दही हो गया बिल्कुल, वैसे सर ऐसे। आप गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। आपने जो ये बताया था कि दही में जो पानी मिला लेते हैं और उसके बाद उसमें काला नमक और सीना नमक और जीरा, भुना जीरा डाल देते हैं, इसमें मिनिमम डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए दही और पानी का मिनिमम? मैं 2 लीटर पानी बोलता हूँ, 1 पाव दही 2 लीटर पानी, ओके। और वो 24 घंटा में पीना है, तो वो तो पानी जैसा ही हो गया। अच्छा, तो पूरा उसे घुमाया पानी जैसा हो गया। हाँ। सर ये, ये किसी पेशेंट, किसी खास रोग में ये नहीं पीना चाहिए सर? हाँ, अगर मतलब नहीं, मैं जो बताता हूँ वो तो हर रोग में पीना चाहिए बस, लेकिन सर्दी जुकाम है तो उसी को गर्म करके पिए, कड़ी अच्छा, जैसे। गरम। गरम मतलब सुखोष्ण सर ना, या सुखोष्ण। सुखोष्ण? बहुत ज्यादा गर्म कैसे पियेंगे, सुखोष्ण। बहुत ज्यादा सुखोष्ण। जी। हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम हाँ सभी मैम। को। हाँ मैम, हाँ बताइए। जी सर, जैसे ये मोनिका मैम ने बताया, ये दही वाली हिस्ट्री सर, ये तो मैं भी खुद फील करती हूँ कि मेरे पापा को सर 75 की एज तक उनको हमने कुछ ज्यादा नहीं देखा, कभी प्रॉब्लम, कभी फीवर, कभी बहुत ही रेयर। तो सर उनकी जो उन्हें सडनली ऐसा होने लगा कि बीपी शूट करने लगा, तो एक स्ट्रेसफुल तो थी उनकी वो, क्योंकि मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। तो ऐसा रहता था कि मैथ्स पढ़ाना अगर किसी को, बच्चों को, तो बार बार कुछ करवाना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल रहते थे, खिंच जाना है ना, डांट देना। अदरवाइज भी किसी के दुख में भी ज्यादा दुखी हो जाना, ऐसा भी रहता था। और दूसरा सर एक ये तो मैंने खुद ही फील किया कि जैसे दही उनका भी इंटेक थी, जैसे तीनों मील्स में ही दही हमारे घर में रहता था सर। तो दही तो मुझे भी लगता है कि यही कॉज बन जाता है इन सब चीजों का सर, स्रोतस अवरोध होके। और उनको फिर हार्ट एंजाइना की पेन हुई, तो फिर उनके भी स्टंट ही डले थे फर्स्ट टाइम जब उनको ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद से ये सारा, कि इतनी डाइट की प्रिकॉशन ले ली, घी ऑयल बिल्कुल ही बंद की, फिर ये सारा बाकी संप्राप्ति जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन वगैरह की डेवलप हो गई थोड़े 10 साल में। सर ये दही का काफी रोल है इस चीज में।
फिर सर्व सामान्य जनता बोलती है कि आप तो बहुत ही बेकार डॉक्टर हो, आप दही नहीं खाने को बोलते हो, ग्रीन हाँ लीफी। जी सर, बहुत मुश्किल होता है। अब मैं अपने ही घर में ही, मतलब मैं खुद भी इवन 6 साल पहले तक होता था कि इवन रात को भी खा लेना, सोचना नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है हमारे, क्योंकि आयुर्वेद की इतनी नहीं समझ थी। तो बट जब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी तो अब मैं सर घर में यही सोचती हूँ, किसी ने खाना है तो सुबह खा लो, लंच में नहीं खाना, डिनर में। पर अब जैसे बच्चों की भी हैबिट बन गई है, अब धीरे धीरे मैं मना करती तो हूँ, पर बहुत मुश्किल हो जाता है छोड़ना सर, जिनको टेस्ट बन जाता है ना, डेवलप हो जाता है उसका। जी ये आप बहुत अच्छा बताया सर प्रणाम सर। आपने। हाँ, थैंक यू। प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरे पास अभी एक पेशेंट चल रहा है कार्डियोमेगाली का सर। जी तो सर उसमें मैंने तो सर वो दिया बृहस्पति चिंतामणि रस, और ये आपका क्या कहते हैं 10 मूल, और एक कुछ और दिया है सर, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो ये सब दिया, उससे बहुत आराम हो गया है, केवल एक दो दवाएं देने से ही। और सर उसकी कंप्लेंट थी, उसे डिस्क भी मेरे पास डिस्क ली आई थी वो एक्चुअल में। जी तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता था उनके, और बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी, बार बार कंप्लेंट करती थी सांस फूलती है सांस फूलती है। तो मैंने फिर उनका एक्सरे कराया तो मालूम पड़ा कार्डियोमेगाली है सर। जी तो सर उन्हें काफ़ी रिलीफ हो गया है, और उनकी बैठे बैठे भी सांस फूलती थी, और वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करती है, जैसे आपने बताया था। तो आपने क्या दिया, दशमूल? सर मैंने 10 मूल दिया है, और ये बृहस्पति चिंतामणि रस दिया है, और याद नहीं आ रहा सर पूरा इस समय मैंने। नहीं तो बस्ती वगैरह भी दिए हैं? ना सर, बस्ती के लिए वो तैयार नहीं है, मैंने कहा था बस्ती से आप बताते हैं जी कि बस्ती देना चाहिए धर्मांतरम तेल की, जी ऐसा नहीं दिया सर। अभी ये फिलहाल मैं तैयार कर रहा हूँ ना, और मेंटली प्रिपेयर हो जाती हैं तो मैं। तो जी सर ये फायदा हुआ, मतलब बृहस्पति चिंतामणि देने से उनका हृदय रोग में भी आराम मिल रहा है, और डिस्क स्लिप में भी आराम मिल रहा है, जो sciatica का पेन हो रहा था उन्हें सर। जी। और उनका हेतु क्या था? हेतु सर वो गांव में रहती हैं, तो ऐसा कोई खास हेतु नहीं मिल रहा मेरे को। अब बस नहीं, वही है, भाई कब वर्क ओवरलोड करना बहुत ज्यादा उनका काम था। अपनी खेती वेती भी करती हैं वो स्वयं, और घरेलू काम भी करती हैं। इसमें बोला है अति श्रम करना, यह भी हृदय रोग जी का कारण होता है। जी सर। तो सर इसमें बस्ती दें तो कौन सी बस्ती है, धर्मांतरम तेल की और सर धानवंतरम तेलम और दशमूल काढ़े का अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट? ठीक। सर आपने जो ये लस्सी बताई है सर, ये शाम को या रात को भी पी जा सकती है क्या? हाँ, क्योंकि ये पानी ही है ना। पानी। हाँ, और उसमें जीरा भून के डाल रहे हैं, काला नमक डाल रहे हैं। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए। और सर गांव में तो लोग मतलब यही है, दूध दही और हरी सब्जी यही ज्यादा खाते हैं, और शुरू से खाते चले आ रहे हैं। पर जो वो हृदरोग की साथ में ज्यादा केसेस, वो साथ में है, और गांव के लोगों का मेहनत और शहर के लोग का बैठे रहना, इसमें डिफरेंस है ना। मतलब अगर खाएं तो वो वर्कआउट करें, उसको मेहनत करें तो वो पच जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ ना सर? हाँ, जो लोग अति व्यायाम नहीं, नॉर्मल व्यायाम करते हैं, जो लोग हम्म। यंग होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होता। जो लोग फिजिकल वर्क नहीं कर रहे और मिथ्यार विहार कर रहे हैं, उनको बीमारी होता है। और जो आजकल इतने कॉमन है कि ये 30s के एजेस में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं एकदम से सडन, और खत्म हो जा रहे हैं लोग, मतलब उसका भी यही सब कारण है सर। यही सब कारण है, रात्रि जागरण, और जब से व्हाट्सएप आ गया है, और ये रात भर मोबाइल चलाना। हाँ। वही सब कारण है। सर जैसे ये पेशेंटों में होता है मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है, इसमें क्या करें सर? मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है तो मतलब मिट्रल वॉल जो है वो क्या हो गया है, ड्राई हो रहा है वहां पे, इसलिए जी रिगर्जिटेट हो रहा है। तो वहां जी पे जो रस पाचक, रक्त पाचक, उसको घृत जी के साथ दे, अर्जुन घृत वगैरह के साथ दे। तो जी आखिर वॉल बनाया तो वहां पे कहीं ना कहीं रक्त धातु से बनाया, रस से बनाया ना। जी। या फिर हमारे सर बोलते हैं कि रस और रक्त पाचक में जो स्निग्ध द्रव्य हैं वो घृत के साथ सिद्ध करके दें, तो वॉल तो के सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो सर प्रकोप तो यहाँ बाइयों का हुआ होगा, हाँ, जो तो इसलिए कि घृत बोला ना, घृत इसलिए देना है। तो सर और इसमें बस्ती भी देनी चाहिए क्या? बस्ती तो देना ही है उसमें, दशमूल का और इसका धन्वंतर तिल का। धन्वंतरि। और यस। एरंड पाक जो है वो बहुत अच्छा काम करता है वॉल के डिजीज में। अच्छा। अश्वगंधावले और एरंड पाक। हम्म। थैंक यू सर। हाँ, और ऐसे नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, चिंतामणि रस, ये सब बहुत अच्छे काम करते हैं।
और सर जैसे एमआई किसी को हो गया है, जैसे तो उसमें तो सीरियस कंडीशन में तो आदमी जाता ही है एलोपैथ में, और उसके बाद क्या करना चाहिए सर? उसके बाद में मैनेजमेंट। घृत बस्ती करना चाहिए और ये पंचकर्म जी। करना चाहिए। पंचकर्म में हमें बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती। हाँ, वहां पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है कि वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए सूख गया। तो वहां जी पे जी हमें क्या स्नेहन ही करना पड़ेगा। एलोपैथी के डॉक्टर जी। बोलते हैं कि घृत न दो, लेकिन घृत तो देना ही पड़ेगा, बिना घृत के तो ठीक ही नहीं होंगे ना वो। तो सर ये ब्लॉकेज वगैरह जैसे हो जाते हैं एम्बोलिज्म के कारण, तो वो खुलते हैं नहीं खुलते सर? हैं 100% खुलते हैं। आप वासा का काढ़ा पिलाइए ना, या रस पाचक रक्त पाचक का क्वाथ पिलाइए, लंघन कराइए। अच्छा सर। रस जी। ऐसे बोलते हैं ना, रस प्रदोषाजनम का नाम, रस प्रदोषाजनम रोगाणम विशेषतः लंघनम, लंघनम परम औषधम, ऐसे बोलता है। जी लंघन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन, ये सब क्या है? कैल्सिफिकेशन तो रुक्ष गुण बढ़ा है, परुष गुण बढ़ा है वायु का। और ब्लॉकेज क्या है? वो आम ही है, आम जाके वहां पे संचित हो गया, वहां पे बैठ गया, स्थान संचय कर दिया है। तो लंघन कराएंगे तो सब पच जाएगा। और सर इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? जैसे मान लो कोई पेशेंट आ गया या क्लिनिक पे बैठा है, अचानक उसे अटैक पड़ गया। इमरजेंसी कंडीशन में तो हम सूच शेखर रस देते हैं। बीपी बढ़ा है तो हम लोग जैसे प्रवाल, प्रवाल पिष्टी वगैरह देते हैं। इमरजेंसी में हमें नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में वो सब वनस्पतियां है नहीं। अगर हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पेशेंट मर जाएगा। हमें वहां ही भेज देना चाहिए, एलोपैथी के पास। थैंक यू। हाँ, और जो इकोस्प्रिन वगैरह दिया जाता है वो लाइफ सेविंग ड्रग ही होता है ना, खून पतला करने के लिए। इकोस्प्रिन दे देना चाहिए तुरंत ही। सर मैंने एक पेशेंट का सर ऐसे ही करके इकोस्प्रिन बंद करा दिया सर। पेशेंट को इकोस्प्रिन ले रहा था, करीब 80 साल के हैं वो। और सर तो उन्हें दिक्कत क्या होती थी, उनका सब वो रीनल फेलियर में चले गए थे। हाँ, तो सर बिल्कुल एलोपैथ सैंड पे। डॉक्टर ने भी कहा फिर कि भाई ये बंद करना पड़ेगा। और ये मैंने भी कहा ये बंद करना पड़ेगा, तभी बंद बात बन सकती है इकोस्प्रिन। तो सर जैसे जैसे उन्होंने बंद किया, स्टेप बाय स्टेप, और उनको रीनल फेलियर से रिकवर किया। जी। तो रीनल फेलियर तो उनका सही हो गया। और लेकिन साथ में सर उन्हें क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी था साथ में। तो वो कैथेटर से डाल के यूरिन पास करते थे। तो सर मैंने, और जबकि उनकी 2 आर्टरी जो है 80% ब्लॉक थी, उन्हें मालूम थी खुद। और उन्होंने जानबूझ सर्जरी नहीं कराई थी, बोले मुझे सर्जरी करानी नहीं है, कुछ ही नहीं कराना है, जो होगा देखा जाएगा। और सर उनकी ये कंडीशन थी, मतलब 50 कदम चलते थे और चक्कर खाए गिर पड़ते थे। तो सर मैंने ये एक डाबर का आता है लिपिस्टेट, ये दिया है। और सर युगेंद्र रस दिया मैंने, जी। और अर्जुनारिष्ट दिया। केवल 3 दवाएं चल रहे हैं, और वो बिल्कुल सही है। आज तक 3 साल हो गई लगभग, और बिल्कुल सही चल रहे हैं सर, लॉकडाउन से पहले की बात है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए दवाएं सर। अर्जुनारिस्ट, लिपिस्टेट, और ये युगेंद्र रस। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने। तो सर इसमें ये तो समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने अपने ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के दिया, मैंने भाइयों को प्रकोप है तो अच्छा है ना, योगेंद्र रस हृदय पे हाँ काम सर, करता है ना। तो वो मैंने सोच समझ के दिया सर उन्हें। और सर उन्होंने, अब वो थोड़ा कॉस्टली है युगेंद्र रस, तो उन्होंने युगेंद्र रस बंद कर दिया है, केवल 2 दवाएं ले रहे हैं, लिपिस्टेट और अर्जुनारिस्ट। जी। और उसी में बिल्कुल फिट फाट चल रहे हैं। पहले पहले बेड साइड थे, अब मोहल्ले में घूमते भी हो वो अपनी। तो जी। मतलब रिकवरी हुई उनकी सर। जी। दशमूल काढ़ा देना चाहिए। शशि मैम पूछ रहे हैं क्या क्या मिलाएंगे। उसमें आप सेंधा नमक डालिए, वचा डालिए, और जो डालना है डालिए, लेकिन दशमूल का काढ़ा बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। थोड़ा तेल डाल। सर, हाँ, जब जैसे ये डॉक्टर जैसे वो बेहोश होकर गिर पड़ते थे, हाँ तो बोलिए। उसमें उस समय सर मुझे इतना आता नहीं था। तो उस समय सर वो नस भी प्रयोग करना चाहिए था मेरे को, समझ जो आ रहा है सर, जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, करना चाहिए। बचा हाँ तेल का नस वगैरह इस तरह से सर, या पंच इंद्रिय हाँ, वर्धन। संज्ञा स्थापन। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, विनीता चौहान मैम, आपने सर हैंड नमस्कार। करके। हाँ, एक एक करके बोलिए। प्रभात जी पहले आप बोल दीजिए। सर नमस्ते। हाँ, सर नमस्ते। जो मेदो धातु का दुष्टि होने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और इसके बाद हाइपरटेंशन होना, और हाइपरटेंशन का जो लगातार रहता है, इसके बाद जो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होना, इसको दोषों के हिसाब से कैसे देखें?
हाइपरट्रोफी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे वायु की वजह से हो रहा है ना हाइपरट्रोफी, शिथिलता आ रही है। और यहाँ पे पता है ना कि जहां पर भी हृदय व्यास हो रहा है, एक साइड में भी हो रहा है तो अवलंबक कब विकृत हो रहा है वहां पे, वेंट्रिकल्स का सहनन जो है वो विकृत हो रहा है वहां पे, जी। तो वहां पे व्यान वायु प्राणवायु भी विकृत हो रहे हैं, क्षीण हो रहा है वहां पे, क्षीण दोष। सर ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में मतलब दोनों जैसे उसमें तो होता है, एक में सेल इंक्रीज करते हैं, एक में साइज इंक्रीज करता है, तो दोनों में एक ही चिकित्सा रहेगी अपने हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, बस्ती ही देना पड़ता है हिरण पाक वगैरह सर का। इधर जो पैथोलॉजी है ये इसका कैसे मैनेज करना चाहिए, मतलब ये कफ का, पित्त का, वात का, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है क्या, क्या ऐसा रहता है एक्चुअली? हाइपरट्रॉफी के कंडीशन में हम लोग कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करते हैं, स्ट्रेंथनिंग देने का। तो इसलिए अब्रक, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म, नागार्जुनाप्रिय रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, ये देते हैं। और फिर बस्ती देते हैं, और फिर ये देते हैं रस पाचक, रक्त पाचक। रस और रक्त की ही दुष्टि होती है ना वहां पे। जी। और व्यान वायु प्राणवायु को बैलेंस करने के लिए हम लोग बस्ती देते हैं, और फिर हृदय बस्ती, लेकिन बहुत दिन तक देना पड़ता है। अभी गंगवार सर बोले 3 साल से दे रहे हैं, बहुत दिन तक देना पड़ता है। सर ये फीमेल में अगर हमें हृदय बस्ती देनी है तो कैसे दें, क्योंकि सर बक्ष होता है वहां पर सर। अभी ये अंजना मैम बताएंगी, मैं देना तो पड़ेगा ही। अभी मैंने तो ऐसे इस बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। वंदना मैम आप बताएंगी? हाँ जी वैजी, स्त्रियों में वैजी ये लेफ्ट साइड में निपल के नीचे जस्ट नीचे वहां पर कुंड बनाकर उधर हृदय बस्ती दे सकते हैं ब्रेस्ट के नीचे मैम। जी, ब्रेस्ट के नीचे। और जिस समय जब बस्ती देते हैं तो ब्रेस्ट को थोड़ा सा ऊपर करके हल्का सा बंधन करके बांध देते हैं और फिर नीचे उसको दे देते हैं, निपल के नीचे वाले जो पोर्शन है। जी मैम। और यहीं पर पेन भी फील होता है पेशेंट को एक्चुअली। थैंक यू मैम। ठीक, थैंक यू। आरती शर्मा मैम आप क्या बोल रही हैं, प्रणाम बताइए। सर। सर एक तो ये बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, एक मेरे को केस बताना भी है और एक पूछना भी है। तो बताना ये है कि जैसे एक पेशेंट है, मिट्रल रिगर्जिटेशन के थे, अभी तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनको मतलब जैसे ये आपने बताया तो अब ध्यान में आ रहा है, उन्होंने डॉक्टर ने उनको बिल्कुल उनका रुक्ष आहार कर दिया था, और जो पानी था वो बिल्कुल बंद कर दिया था उनका पानी, जैसे उन्होंने एक लिमिट कर दिया था कि इतना ही पानी मतलब रहेगा। तो लास्ट में उनके जो बेटा था उनको सीपीआर करना आता था, तो उन्होंने जब सीपीआर किया उनके जो मसल थे वो बिल्कुल सूख चुके थे, जैसे ये पानी बंद कर देते हैं। और घी भी बिल्कुल बंद कर दिया था, 3-4 महीने मतलब उन्होंने बिल्कुल देसी घी लिया ही नहीं। तो उन्होंने जब उनको हार्ट मसल्स को जब वो सीपीआर करने के समय जब वो थोड़ा सा पम ऐसे किया, उसको प्रेस किया, उनकी रिब्स सारी टूट गई थी, उसी समय रिब्स उनका फ्रैक्चर हो गया था। और वो मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे को ये क्वेश्चन भी पूछना है कि आप मिट्रल रिगर्जिटेशन में भी हम ये घी और ये सब कुछ नहीं बंद करना चाहिए ना हमें? बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, घृत देना चाहिए, और लेकिन पानी उनका इतना लिमिट कर दिया कि मतलब जैसे वो पूरे दिन में वो बोले कि 700-800 ml, वो मेरे पास इमरजेंसी में आए थे, पर मैंने ही उनको बोला था, रेफर कर दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं इतनी समझ कि मैं उसको कैसे डील करूं। तो 700-800 ml उन्होंने वाटर किया हुआ था, और वो उससे भी कम ले रहे थे डर डर के। तो अल्टीमेटली ये हुआ उनका, मतलब ज्यादा समय वो रहे नहीं। आप घृत दे रही हैं तो भी ना अग्नि को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आयुर्वेद का बेसिक जो है कि अग्नि को ध्यान में रखना है, वो जरूर। और ऐसे एक और पेशेंट आए, बट उन्होंने मेरे को फॉलो किया था, उनको मतलब वो बहुत ही पुअर पेशेंट थे, क्लर्क थे कहीं, तो उन्होंने फॉलो किया था। तो उनको मैंने अबरक 1000 पुटी से बना हुआ जो त्रिनेत्र रस है वो दिया था मैंने उनको, और साथ में त्रिफला टेबलेट। तो त्रिनेत्र रस खुद बनाया था मैंने और त्रिफला टेबलेट दिया था। तो उनको डॉक्टर ने बोला था उनका 90% ब्लॉकेज था। उसके बाद 6 मंथ्स तकरीबन उन्होंने लिया था ट्रीटमेंट, और उसके बाद उसको कोई ब्लॉकेज नहीं रहा। और आज भी तकरीबन 7-8 ईयर्स पहले किया था, और आज भी वो बिल्कुल ठीक है, और त्रिफला टेबलेट वो रोज ले रहे हैं। बट जी सर। और एक और पेशेंट का पूछना था, उनका बीपी बहुत हाई रह रहा है, उनको मैंने आपका ना थायराइड वाला योग दिया था,
एक है 72 ईयर्स के हैं, प्रोफेसर हैं वो, 72 ईयर्स के, बट वो अभी भी वर्किंग है, अभी भी वो क्लासेस लेते हैं। तो उनका बीपी बहुत हाई रह रहा है पिछले 10-12 दिन से। तो उसमें सर क्या देना चाहिए उनको? थायराइड की इश्यू भी है, डायबिटीज भी है। डायबिटीज के लिए वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, थायराइड के लिए मैंने आपके वाला योग दिया हुआ है। और उनका ये हिस्ट्री है कि पिछले 7-8 दिन, 15 दिन नहीं, 7-8 दिन के लिए वो पतंजलि एडमिट हुए थे। वहाँ कोई योगग्राम है, वहां पर उन्होंने अपने प्रोसीजर्स करवाए थे। तो वहां पर उन्होंने सारी मेडिसिन बंद कर दी और मुक्तावटी शुरू कर दी थी। पता नहीं उसकी वजह से हो या कैसे, मुझे नहीं पता, पर 15 दिन से वो मतलब आयुर्वेदिक मेरे वाली कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे। 15 दिन के बाद जब एक बार उनका फोन आया कि बेटे मेरा बीपी 200 110 रहने लगा है, कभी 180 110 180 120 रहने लगा है, तो इसमें हम क्या दे सकते हैं सर? इसमें मुक्तावटी दीजिए ना आप। कंचन मैम का तो वो फेवरेट है सर पर मुक्तावटी। मुक्तावटी लेने से भी उनका कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उनका बंद तो कर फिर दिया है। बस्ती बस्ती मैम दीजिए, इसमें बस्ती। सुवर्ण सुचेकर भी दे सकते हैं आप। ओके। और हाँ, दशमूल अर्जुन के साथ दशमूल रक्त देना चाहिए। मोक्षण भी कर सकते हैं आप। मैम पेशेंट मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो क्लासेस लेते हैं, वो जगह जगह जाके ट्रेवल करके क्लासेस लेते हैं, उनको पढ़ाने का बहुत शौक है इस एज में भी। तो वो मेरे पास नहीं, मतलब सिर्फ मेडिसिन लेने आ सकते हैं, मतलब पंचकर्मा नहीं करा सकते। तो कंचन मैम ने बताया था नॉर्मल ये मुक्तावटी से नहीं होता है, तो बीपी क्रिट करके एक आता है, नया दवाई आया है, वो काम ओके। कर। सर हाँ, कौन मुझे सी लगता है दवाई सर, किस कंपनी की है? कंचन मैम आप बताइए प्लीज। कंचन मैम है? मैम आरती मैम एक्चुअली उन्होंने प्रणाम। योगग्राम में वैसे ही करते हैं वो कि सब मेडिसिन बंद है, और फिर उनका जो भी वो 15 डेज का पैकेज या 7 डेज का पैकेज होता है ना, उस हिसाब से वो मेडिसिन चलाते हैं। पर वो वहाँ पे ऐसे नहीं बोलते हैं कि आपको देखना है घर जाके कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। वो पेशेंट क्या करता है, सब मेडिसिन बंद कर देता है एलोपैथी के, और जो कि वो सालों से ले रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉबैक आता है कि वो अगर मेडिसिन ले रहा होता है तो वो बंद मैम करने के वजह से उनको वो लगता है ना कि बस हम पहले 7 दिन 8 दिन योगग्राम रहे तो हम ठीक है। वो पहले एलोपैथिक मेडिसिन बीपी की कोई नहीं उनकी चल रही थी। बीपी जब भी उनको कभी होता था तो उनको मैं सिंपल यही बोलती थी कि आप अर्जुनारिष्ट और सारस्वत रिष्ट ये दोनों उनको दे देती थी। और ज्यादा से ज्यादा अगर उनका मेरे को लगता था कि बढ़ गया, मेरे को ये प्रभाकरवटी और नागार्जुन अवरस ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैं उनको बोलती थी कि आप अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका बीपी शूट करा है या चक्कर हेडेक ऐसा हो, तो आप 2-3 दिन इसको कंटिन्यू लो। तो इतने में ही उसका पूरा महीना निकल जाता था। बट अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि पता नहीं, या उन्होंने सारी मेडिसिन ही छोड़ दी होगी, क्या किया होगा। मेरी मेडिसिन तो उन्होंने छोड़ ही दी थी, मतलब 15 दिन वो बोले होगा। बेटे हमने कुछ खाया ही नहीं है, बस हम वहाँ योगग्राम में रहे, वहां पर तो हमें वैसे भी वेट कम हो गया, ये हो गया वो हो गया। और 15 दिन के बाद मतलब उनका बीपी अभी नीचे ही नहीं आ रहा है। 200 110 200 110 180 100 180 200 ऐसा ही आ रहा है। मैम वात का अनुलोमन करना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा स्मूल ऐड करना चाहिए था उनको, क्योंकि उन्होंने इतना मैम लंघन कर। आरती मैम मेरा मतलब मेरे भी पेशेंट एक थे, उसमें 170 120 तक मुझे बीपी मिल रहा था कंटिन्यूस 3-4 दिन से। मैंने उनको ये टिकटक शीर बस्ती दी थी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। आप 3-4 दिन देखे देखिए, आपको भी मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैम कितनी मात्रा में दी थी? मैंने तो मात्रा बस्ती जैसे देते हैं, मैंने 150 ml तक दी थी, लेडीज पेशेंट थी। और घृत वगैरह क्या डाला उसमें? घृत मैंने उसमें अपना ये यष्टि मधु डाला था। ओके, सिर्फ यष्टि मधु खुद हाँ यष्टि मधु, हाँ यष्टि मधु मैंने बनाया हुआ था, तो यष्टि मधु घृत मैंने उस पेशेंट में डाला था। और उसमें यष्टि मधु के अलावा कुछ नहीं था? नहीं, टिकटक शीट बस्ती प्लस उसमें घृत था। नहीं, यष्टि मधु घृत में सिर्फ यष्टि मधु ही है। हाँ हाँ हाँ, प्लेन यष्टि मधु। हाँ आप देखिए पेशेंट को देख के, मुझे तो अच्छे रिजल्ट्स मिले थे और बहुत जल्दी मिल गए थे, 3 दिन में ही काफी कंट्रोल हो गया था बीपी। जी आकांक्षा मैम, जी मैम। मैम ने अर्जुन ऐड किया, मतलब अर्जुनारिष्ट और दशमूलारिष्ट अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने इतना लंघन करा दिया, उसके बाद ही क्यों बीपी बढ़ा, बहुत ही ज्यादा लंघन करा दिया।
हाँ, वो कह रहे थे कि हम मतलब हमें खाने को कुछ नहीं था, जब भी हम पीते थे या विजय सार का काढ़ा या अर्जुन को ऐसा मतलब अलग-अलग 8-9 काढ़े थे, तो हम वही खाते थे या बिल्कुल हल्का वहाँ पे 7-8 दिन बिल्कुल हल्का खाना खाते थे और सारा दिन 4 या 5 प्रोसीजर्स होते थे। तो उसमें भी जैसे वस्ती अगर देते भी थे तो मात्रा वस्ती देते थे या कोई शायद पानी की वस्ती होती है कुछ वो बता रहे थे वो। मैम अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं, 7 बज गया है। जी नहीं तो भी सर आ जाएंगे, फिर हम लोग इस पे डिस्कस